नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में हम सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब तक हमने प्राककथन का अध्ययन कर लिया, तत्पश्चात वर्णमाला पढ़ा और फिर हम लोग द्वितीय सोपान के रूप में संधि विचार पर चर्चा कर रहे हैं। संधि विचार में भी हम लोगों ने संधि का सामान्य परिचय, संधि किसे कहते हैं, संधियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं, वर्णों की निकटता क्या है और कब कौन कौन से वर्ण निकट आ सकते हैं। उसके पश्चात संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तत्पश्चात हमने स्वर संधि के भेद के रूप में पढ़ा, दीर्घ संधि को, यण संधि को, गुण संधि को, वृद्धि संधि को, आयादि संधि को, पररूप संधि को। आयादि संधि जो है वो हम पढ़ ही रहे थे और आयादि संधि के कुछ अपवाद भी पढ़े कि आयादि संधि में जब या और वा के पहले जो है छोटा या बड़ा आ हो तो जो है इसका लोप हो जाता है, या और वा जो है इनका लोप हो जाता है और फिर संधि कार्य नहीं होता है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हमने आयादि संधि में पढ़ी। इसके बाद जो था वो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं किए थे। और आज पूरा दिन जो है थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिस वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं उपलब्ध करा सकी, उसके लिए क्षम्यताम। और मित्रों, क्योंकि मेरा मन पता नहीं, मैं भले ही बीमार थी लेकिन मेरा मन उसमें लगा हुआ था कि नहीं, जो बच्चे हमसे कनेक्ट हैं, जो लोग हमसे कनेक्ट हैं, जो भाई बहन हमसे कनेक्ट हैं, वो जो है थोड़ा सा वेट करते हैं ना लोग कि अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाई, मतलब आज वीडियो नहीं उपलब्ध कर पाई, तो इसके लिए क्षम्यताम। और अब अभी रात में थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हुआ है तो मैं आप लोगों तक कनेक्ट हो पाई हूँ। तो चलिए अध्ययन करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आयादी संधि क्या होती है, आयादी संधि कहाँ पर आयादी संधि नहीं होगा, आयादी संधि का आधा ही नियम लगेगा, उसके बाद संधि कार्य नहीं होगा, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, और तीसरे का सबसे पहले देखिए यहाँ ऊपर 3 लिखा है और नीचे जो ऐसे लाइन खींची होगी, नीचे खींची हुई लाइन के नीचे जो वार्तिक या श्लोक या सूत्र दिए गए हैं वो इसी के हैं। जैसे 3 है तो 3 नंबर में देखिए कि क्या दिया गया है नीचे लाइन के नीचे। तो 3 नंबर में एक वार्तिक दिया गया है कि पूर्वत्रा सिद्धिम इति लोप शास्त्रम सिद्ध्यत्वान्न स्वर संधि। अब ये संधि क्या कह रहा है, ये सूत्र कह रहा है कि पूर्वत्रा सिद्धिम इति, जब ये कह रहा है कि तीसरे पे देखिए कि मध्यस्थ व्यंजन, मध्यस्थ मतलब जो मध्य में स्थित व्यंजन है, जो ऐसा व्यंजन जो मध्य में स्थित हो, यानी प्रारंभ में ना हो। कह रहा है मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर, जो मध्य में स्थित व्यंजन है और विसर्ग है, यदि उसका लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जाते हैं तो प्रायः उनकी आपस में संधि नहीं होती। जब कोई दो समीप में आ जाते हैं, कोई दो स्वर आ जाते हैं, मान लीजिए कि जैसे कोई शब्द लिया गया है, ठीक है, और बीच में कोई विसर्ग, जैसे आप रामा आगच्छति लिख लीजिए, ठीक है। अब जब इसका लोप हो जाएगा विसर्ग का, तो जब दो स्वर आपस में होंगे तो इन दो स्वरों के आपस में जब व्यंजन और विसर्ग का, ध्यान रखिएगा, व्यंजन और विसर्ग का लोप किसका होना है, व्यंजन अथवा विसर्ग, मध्य में स्थित व्यंजन अथवा विसर्ग का लोप होगा। मध्य में स्थित व्यंजन अथवा विसर्ग का जब लोप होगा तब ये कार्य होगा। तब जो आसपास में स्वर आएंगे उनमें संधि कार्य नहीं होगा, ऐसा ये सूत्र कह रहा है। और ये किस हिसाब से है, तो सूत्र पूर्वात्र सिद्धि मिति लोप शास्त्र, इस जो वार्तिक है इसके हिसाब से यदि जो है मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग का लोप होता है तो उनके आपस में बीच में जो स्वर होते हैं दोनों, उनमें आपस में संधि कार्य नहीं होगा। आइए हम अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुद्धि प्रक्रिया कैसे बताई गई है।
एक सेकंड मित्रों। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे ना, अच्छा ये पढ़ रहे थे, ये वाली लाइन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ये वाली लाइन छूट गई थी, ये हमने पढ़ लिया था कि आपस में जो मतलब समीप आ जाते हैं, जब दो स्वर समीप आ जाएं तो वहाँ पर आपस में संधि नहीं होती, ये पढ़ा था। अब खा हम लोग पढ़ेंगे। खा कह रहा है कि वांतो यही प्रत्यय, खा का जो सूत्र है वांतो यही प्रत्यय, वा अंतो यही प्रत्यय, वा अंतो यही प्रत्यय, इस तरीके से पढ़िए। तो ये सूत्र कह रहा है कि जब ओ औ के बाद आयादि यकारादि, यकारादि मतलब जिसका आदि या से हो, जिसका आदि किससे हो, या से हो, और किसके बाद हो, ओ और औ के बाद जिसका यकार से आदि हो, यानी यकार से आदि हो, आदि में हो, यकारादि हो प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिसके, आगे देखते हैं, ऐसा प्रत्यय जिसके आरंभ में या हो, ऐसा प्रत्यय जिसके आरंभ में या हो, ऐसा कोई प्रत्यय हो जिसके आरंभ में क्या हो, या हो। आरंभ मतलब शुरुआत में ही को या हो, आवे तो ओ और ओ के स्थान पर कम से, यो के स्थान पर, अच्छा ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, यो के स्थान पर कम से अव और आव हो जाते हैं। क्रम से मतलब ये क्रम नहीं, क्रम है, इसमें टंकड़ दो से, क्रम से अव और आव हो जाते हैं। यथा कह रहा है, जो वांतो ये प्रत्यय सूत्र है वो कह रहा है कि जब प्रारंभ का जो शब्द है उसमें क्या हो, ओ और औ हो। ओ और औ कहाँ आता है, ये जो अयादि संधि में आता है, और अयादि संधि के ये अपवाद वाले ही सूत्र हैं। तो कह रहा है कि जब आरंभ में किसी शब्द के शुरू में ओ और ओ हो, और इसके बाद वाला जो शब्द है उसका आरंभ यकार से हो, है ना, यकार से हो, जो प्रत्यय है उसका आरंभ यकार से हो, प्रत्यय जब कोई आए उसका आरंभ यकार से हो, तो कह रहा है ओ और ओ के स्थान पर क्रमशः अव और आव हो जाता है। तो कह रहा है जो ओ है इसके स्थान पर अव, और औ है इसके स्थान पर आव हो जाता है। जबकि अयादि संधि का अपवाद है। जबकि क्या है कि अयादि संधि क्या कहता है कि शुरू में ए वो हो और बाद में कोई स्वर वर्ण हो, लेकिन जो वांतो ये प्रत्यय है, वांतो ये प्रत्यय भी अयादि संधि करता है, लेकिन यहाँ अयादि संधि का पूर्ण नहीं नियम लग रहा था, तो एक जो है इन्होंने एक कारिका लिख दिया, एक सूत्र लिख दिया कि वांतो यही प्रत्यय। इसका अर्थ है कि जिसका यकार से जो है कोई प्रत्यय हो जिसमें यकार हो, तो जो है ओ और ओ इसके पहले हो, ओ और ओ दो ही वर्ण होंगे इसके पहले, तो जो है इसको भी अयादि संधि की तरह ही जो है इस पर भी फॉलो होगा, ओ के स्थान पर ओ और आओ के स्थान पर आओ हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। जबकि देखिए, जैसे आप देखिए, जैसे देखिए गो है, गो शब्द है, धन यत है, गो धन यत है। अब यहाँ अगर पूछा जाए तो कौन सी संधि हुई है, तो यहाँ अयादि संधि हुई है। अयादि संधि की तरह यहाँ पे औ आदेशित हुआ है। किस सूत्र से हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं वांतो यही प्रत्यय, वांतो यही प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए गो और यत। अब अयादि संधि कहता है कि शुरू में तो ए या ओ में से कोई वर्ण हो, तो ओ है यहाँ पे, ये अयादि संधि की पहले शब्द लग रही है, बाद में लेकिन स्वर होना चाहिए, यहाँ बाद में स्वर नहीं हो रहा था, लेकिन तब भी इस पर अयादि संधि ओ को आदेशित होना था, तो यहाँ पे एक सूत्र लिख दिया गया है कि वांतो ये प्रत्यय। अब ये सूत्र लिख करके ये सिद्ध कर दिया कि यदि किसी प्रत्यय, यदि ओ और ओ के बाद कोई प्रत्यय आ रहा है और उसका आरंभ या से हो रहा है, तो भी वहाँ पे औ और औ क्रमशः जो है उसको आदेशित हो जाएगा। तो ओ है तो इसको औ आदेशित हो गया। अब इसको जब मिलाएंगे तो बनेगा गव्यत, क्या बनेगा, गव्यत, गव्यतम बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा एक बार इसको फिर से क्लियर कर लीजिए। आपने अभी तक अयादि संधि पढ़ा, अभी तक जो है अयादि संधि पढ़ा गया। अयादि संधि का नियम कहता है कि जब पहले शब्द के अंत में
एच प्रत्याहार के वर्ण हों यानी कि ए ओ औ हों तो क्रमशः ए को ऐ, ओ को ए को आय, ओ को औ और औ को आव आदेशित हो जाता है। लेकिन शर्त क्या रखा कि ये वर्ण हो और इसके बाद स्वर होने चाहिए, ऐसा आदि संधि कहते हैं। लेकिन एक जगह और ओ और ओ ये दो वर्ण इनके स्थान पर औ और अ आदेशित करना था, तो उसके लिए एक सूत्र लिख दिया कि मानतो ये प्रत्यय से ये प्रत्यय वाले जितने भी हैं जिसका प्रारंभ यह या से होता है, यकार वाले जितने भी प्रत्यय हैं उनके प्रारंभ में भी यदि ओ और अ आता है तो उनके स्थान पर भी क्या होगा, अयादि संधि की तरह ओ को औ और औ को आव आदेशित होगा। यही ये सूत्र कहता है। और अगर यहाँ पूछ लिया जाए कौन सी संधि है, तो यहाँ पर भी आपकी अयादि संधि होगी। मानतो ये प्रत्यय से यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, आप देखिए गो धन यत। क्या दिया गया है उदाहरण, गो धन यत। अब गो में क्या है, ओ है, ठीक है, और उसके बाद स्वर नहीं आ रहा है तो अयादि संधि का नियम तो नहीं लग रहा है। लेकिन मानतो ये प्रत्यय क्या है, कहता है कि यह प्रत्यय से आरंभ या से आरंभ वाले प्रत्यय, तो यत जो है या से आरंभ होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ आधा गा है ना, तो इसके स्थान पर अव आदेशित हो जाएगा, तो इसमें आकर मिल जाएगा और आधा वा हो जाएगा, या हो जाएगा ता, और ये हो जाएगा गव्यतम, ठीक है। इसका जब रूप चलाएंगे तो गव्यतम हो जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण और है नाव्यम, तो उदाहरण है नौ धनियत। अच्छा, ये उदाहरण जो है ये नोट्स में आप ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये उदाहरण ही ज़्यादातर पूछ लिए। देखिए, परिभाषा तो कोई पूछता नहीं, ऑप्शनल में उदाहरण ही पूछ लिए जाते हैं, ये किस संधि का है और किस सूत्र से है, कभी ये पूछ लिया गया। तो ये हमेशा हमेशा अयादि संधि का अपवाद है। ये अयादि संधि का यहाँ नियम तो भले ही नहीं लग रहा। अब वहाँ पर आप जब मिलाएंगे देखेंगे यहाँ औ तो आ रहा है लेकिन या आ रहा है बाद में, इसका मतलब कौन सी संधि, यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन यदि आपको मानतो ये प्रत्यय आपने पढ़ा है, आपको मतलब कन्फर्म है, पहले मानतो ये प्रत्यय सूत्र लिखिए और उसके बाद ये लिख लीजिए कि ये मतलब अयादि संधि के अपवाद में लिखिएगा। तो 9, अब देखिए यहाँ पर अ आ रहा है, अयादि संधि की पहली शर्त लग रही, दूसरा है स्वर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शर्त नहीं लग रही है। यहाँ पर क्या आ रहा है, या आ रहा है। तो जो वांतो ये प्रत्यय सूत्र कहता है कि पहले ओ और औ हो, दो ही वर्णों में वांतो ये प्रत्यय का सूत्र लगता है। ओ और औ में औ है और बाद में या से शुरू होने वाला प्रत्यय हो, तो या से शुरू होने वाला प्रत्यय यत है। तो वहाँ पर भी जो है ओ को औ और औ को आव आदेशित हो जा। अब इसको औ को आव आदेशित होगा ना यहाँ पर। अब देखिए, आप आधा ना लिखिए क्योंकि यहाँ से हट गया, ओ के स्थान पर आव आदेशित हुआ है, तो यहाँ पर बड़ा आ कर दीजिए, इसको बड़ा आ का चिन्ह लगा दीजिए। अव्ययम नाव्यम बनेगा, क्या बनेगा, नाव्यम। नौ धन यत बराबर नाव्यम, नौ धन यत बराबर नाव्यम। अब नाव्यम क्यों बना है, ये जो है वचन इसमें रूप चला दिया गया नाव्यम, हाँ, ताको माँ हो गया, नाव्यम बनेगा, है ना। ये चीज़ भी ध्यान रखने वाला है कि यत भले ही है लेकिन यहाँ पर ता नहीं होगा, यहाँ पर माँ हो जाएगा, नाव्यम रूप बनेगा। ये भी जो है आप थोड़ा सा इसको नोट्स में लिखते चलिएगा। चलिए आगे देखिए, एक, हाँ, आगे हम देखते हैं, ये दोनों हो गया। आगे देखिए, 11वां कह रहा है कि पदांत एकार ओंकार के बाद यदि आवे, यानी ए और ओकार के बाद ओ आवे, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः यकार ओकार पूर्व हो जाता है, पूर्वक हो जाता है। यकार और ओकार और ऐसा चिन्ह आ के पूर्व उपस्थिति की सूचना मात्र देने को दिया जाता है। जैसे, अच्छा, अब ये जो है पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है, तो स्वर संधि का ही एक संधि है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है, पूर्व रूप। आप डाल दीजिए हेडिंग पूर्व रूप संधि, पूर्व, ऐसे डालिए पूर्व एक मिनट
पेंसिल नहीं चल रही है। ये कौन सी संधि है? आप लिखिए पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। तो पूर्व रूप संधि क्या कह रहा है कि पदांत कार और ओंकार की बात, यानी जो पहला शब्द है उस पद के अंत में यदि एकार है यानी ए आए और ओंकार ओ आए और बाद में जो बाद वाला शब्द होगा, क्योंकि संधियों में दो शब्द होते हैं और पहले शब्द के अंतिम वर्ण में दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में संधि कार्य होता है। तो कह रहा है पदांत यानी पहले पद के अंत में यदि एकार और ओकार हो, यानी ये हो या ओ हो, यानी क्या हो, ए अथवा ओ हो, तो और बाद में जो दूसरा शब्द है उसके पहले क्या हो, आ आवे, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः एकार और ओकार पूर्वक हो जाता है और ए चिन्ह लग जाता है। जैसे हरे धन, मतलब जो एकार है ओकार है ये वैसे का वैसे रहता है, और जो ये या है या के स्थान पर इस प्रकार का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, इस तरीके का चिन्ह लग जाएगा। जैसे अब देखिए हरे धन ए, अब देखिए यहाँ पर ए है, ठीक है। पूर्व रूप संधि दो वर्ण ध्यान में रखिएगा, ए अथवा ओ, ये दो होता है। अब इसके नीचे सूत्र भी लिखा होगा, अभी सूत्र भी बता देंगे। अब देखिए हरे धन ए है। अब यहाँ आपने जो उदाहरण पढ़ा, उदाहरण क्या कह रहा था कि पहले पद के अंत में अथवा ए अथवा ओ हो, तो यहाँ पे ए आ रहा है, पहली शर्त लग रही है इस संधि की, पहली शर्त लग रही है इस संधि की, ए आ रहा है ना, पहली शर्त लग रही है, ए आया है। दूसरी शर्त क्या है, उसके बाद में आ हो, छोटा आ हो तो छोटा आ आया है। तो कह रहा है कि जो ए है ना, ए वैसे ही रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, और जो ये छोटा आ है ये ऐसे पूर्व रूप की तरह लिख दिया जाएगा, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको जब संधि करेंगे तो ऐसे हरे वैसे ही रहेगा और ऐसे हरे और हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए आप, दूसरा उदाहरण है विष्णु धन औ। अब यहाँ पर क्या आया है, ओ आया है, और यहाँ पर क्या आया है, छोटा आया है ना। अब देखिए अगर हम इसमें संधि कार्य करना चाहें तो यहाँ अयादि संधि का भी नियम लगा है, लेकिन छोटा अ आया है ना, छोटा ओ और छोटा आ और ओ है, तो यहाँ पर संधि कार्य करेंगे तो यहाँ संधि कार्य नहीं होगी। क्या होगा, इस आ को अवग्रह हो जाएगा, ऐसे लिख दिया जाएगा आ, और विष्णु ऐसे का वैसे रहेगा। अब इसका आप उदाहरण सूत्र देख लीजिए। पहला क्या कह रहा है, एंग पदांतद, एंग पदांतद, एंग पदांतति मतलब कहता है जब एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए और ओ, दो वर्ण आते हैं एंग प्रत्याहार में। तो कह रहा है पहले शब्द के अंत में एंग प्रत्याहार का वर्ण हो और बाद में हर्ष आ हो, तो जो हर्ष हा है ना, जो पहले शब्द है वैसे का वैसे रहेगा, जो हर्ष आ है उसका अवग्रह हो जाएगा, उसका इस प्रकार अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा, इस प्रकार एस की भांति इसमें चिन्ह लग जाएगा। और सरल से तरीके से कहें तो कहें यस आ को एस के तरीके से लिख दिया जाएगा। अगर समझने के लिए बताएं तो कह दें आ को जो है वो एस की तरह लिख दिया जाएगा ऐसे। ये क्यों नहीं चल रहा है भाई ब्रश, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। अब तक दो उदाहरण आपने देखा, दोनों उदाहरण में आप समझ गए होंगे कि पूर्व रूप संधि मतलब उसको पूर्व रूप हो जाता है, पूर्व रूप यही संधि कहता है कि इसका पूर्व रूप हो जाता है आपका। अब ये आपने विष्णु और ये देख लिया दोनों चीज़ें ना, दो उदाहरण इसके। हे हरि रक्षा कीजिए, हरे एव का होता है हे हरि रक्षा कीजिए, और विष्णु एव का होता है हे विष्णु रक्षा कीजिए। ये भी हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि ये भाई हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हरे एव का होता है हे हरि रक्षा कीजिए, और विष्णु एव का होता है हे विष्णु रक्षा कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। का और का दो लिखा है, यानी कि सूत्र दो लगेगा इस पर। तो दो सूत्र क्या कह रहा है कि सर्वत्र विभाषा गो, क्या कह रहा है, सर्वत्र विभाषा गो, ये अपवाद के रूप में सूत्र होगा। सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा सूत्र क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो हम इसको देखने के लिए 2 नंबर पर आते हैं। 2 नंबर का सूत्र है, कह रहा है परंतु ऐसा तो होगा,
ए और ओ दो वर्ण एंग पदांतति यानी एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण पहले पद के अंत में हो और बाद में हर्षव आ हो, तो जो हर्षव आ है उसको पूर्व अवग्रह हो जाता है, यानी उसको ऐसे पूर्व रूप लिख दिया जाता है, एस की तरह बना दिया जाता है आँख को। ठीक है, इसका वो ए उदाहरण दिया। लेकिन फिर कहा काम में कि परंतु गो शब्द के आगे आ आए तो विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है, जैसे गोधन अग्रम गो अग्रम, अन्यथा पूर्व रूप नियम के पूर्व रूप होने। कह रहा है कि लेकिन ये तो होता है, लेकिन एक शब्द है गोधन अग्रम, गोधन अग्रम एक शब्द है, यहाँ पर पूर्व रूप नहीं होगा, यहाँ पर पूर्व रूप का नियम नहीं लगेगा। ऐसा उस सूत्र के हिसाब से एक सूत्र लिख दिया। कहा लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर ये पूर्व रूप का नियम नहीं लग रहा था, तो वहाँ पे एक सूत्र लिख दिया गया और कहा गया है कि जो गो और अग्रम शब्द है, अगर गो शब्द के आगे आए तो गो शब्द के आगे आ आए तो गो शब्द है और उसके आगे आ अगर आ रहा है तो वहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा, प्रकृत भाव हो जाता है। प्रकृत भाव क्या होता है? प्रकृत भाव मतलब अपने स्वरूप में बने रहना, जैसे उनकी प्रकृति है, जैसा उनका स्वभाव है वैसे ही बने रहते हैं, उनमें कोई संधि कार्य नहीं होती है। जैसे उदाहरण दिया गोधन अग्रम, कौन सा उदाहरण दिया? गोधन। अब देखिए यहाँ पर गो आया है और इसके शब्द इस शब्द के आगे आ आया है, तो यहाँ पर जो है गो अग्रम बनेगा, क्योंकि यहाँ जो है गो शब्द के आगे आया है, तो यहाँ पर जो है प्रकृत भाव होगा और जो पूर्व रूप संधि है उसका नियम नहीं लगेगा, यानी संधि कार्य नहीं होगा। अन्यथा पूर्व नियम से पूर्व रूप होने पर गो अग्रम होता। अगर लेकिन यहाँ पर पूर्व रूप लगाते तो अग्रम होता, लेकिन जो ये सूत्र है इसके हिसाब से ये संधि कार्य हटा दिया। या कहा कि गो शब्द के आगे यदि आएगा तो वहाँ पर संधि नहीं होगा, वहाँ पर प्रकृति भाव होगा। ऐसा किस सूत्र के हिसाब से हुआ? तो कहा सर्वत्र विभाषा गो। ना वेति इति विभाषा कहते हैं ना, ना वेति यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे कहा ना सर्वत्र विभाषा गो शब्द सर्वत्र विभाषा कह रहा है कि देखिए जो एंग जो पूर्व रूप संधि है, ये पूर्व रूप संधि लागू तो होगी अपने नियम, अगर जहाँ पर इसका नियम लग भी रहा है, अगर गो शब्द के बाद आ आएगा। कहा कि भाई अब एक बार पहले बताया कि ओ और ए और ओ के बाद अगर कोई हर्षवा आएगा तो हर्षवा को यस की तरह लिख दिया जाएगा, इस तरीके से संधि हो जाएगी। लेकिन फिर देखा कि गो के बाद जो है, कहा कि गो शब्द के बाद यदि आ आए तो वहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा, प्रकृति भाव होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि इंद्र शब्द के आगे रहे, यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो गो के ओ को औ आदेश हो जाता है। फिर कह रहा है कि यदि इंद्र शब्द आगे रहे, यदि कौन सा शब्द आगे रहे? यदि इंद्र शब्द आगे रहे, इंद्र शब्द आगे रहे तो गो के ओ को अव आदेशित हो जाता है। तो जो गो आएगा ना उसके ओ को अव आदेशित हो जाएगा। और ये किस सूत्र से कहा? तो ये सूत्र कहा कि अवंग स्फुटाय, अवंग चौथा नंबर देखिए, इंद्रेचा, क्या? इंद्रेचा सूत्र से कहा कि यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो जो गो है गो के ओ को अब आदेशित हो जाएगा। ये इंद्रेचा सूत्र से लिखा गया। और चौथा हमें लग रहा है, तीसरा हम लोगों ने छोड़ दिया, तीसरा भी ध्यान रख लेते हैं। यदि गो शब्द के बाद कोई स्वर हो तो आगे गो को ओ के लिए अब आदेश हो जाता है। अब कह रहा है यदि गो के शब्द के बाद कोई स्वर वर्ण हो, यदि गो शब्द के बाद हर्षवा हो तो वहाँ पूर्व रूप नहीं होगा, प्रकृत भाव हो जाएगा, यानी संधि कार्य नहीं होगी। फिर एक उदाहरण दिया और उसमें बताया कि यदि गो शब्द के बाद कोई स्वर आए तो जो ओ है उसके स्थान पर अ हो जाएगा और ये अ पूरा अ होगा। ये अयाद की तरह आधा ऐसे नहीं होगा, ये पूरा अ आदेश हो जाएगा। आदेश भी विकल्प से हो जाता है, विकल्प से होगा ये भी, यानी ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जैसे तीसरे वाला में सूत्र क्या दिया गया है कि अवंग स्फुटायनस, अवंग स्फोटायनस, अवंग स्फोटायनस, अवंग स्फोटायनस कह रहा है कि जब गो शब्द के बाद
जब गो शब्द के बाद कोई स्वर वर्ण हो, कोई स्फोटनाइनस अवंग, जब अवंग कर देता है, अव कर देता है, कह रहा है कि जब गो शब्द के बाद कोई स्वर हो तो ओ को जो है ना, जो ओ है उसको अव आदेश हो जाता है अवंग स्फोटाइनस। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण है इसका उदाहरण है गोधन अग्रम। क्या उदाहरण है? गोधन अग्रम। अब यहाँ पर गोधन अग्रम जो है, अब देखिए गो शब्द के आगे जो है आ आया है ना, हर्ष आ आया है। अब यहाँ पर देखिए कई रूप इसका बन सकता है। जो गो है इसको गो अग्रम भी हो सकता है ना, इस तरीके से पूर्व रूप भी हो सकता है। और फिर इसको प्रकृति भाव भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है क्योंकि गो शब्द के बाद हर्ष आ रहा है ना, इस प्रकार से भी हो सकता है। और ये जो नियम बता रहा है, जो ये सूत्र कह रहा है कि अवंग स्फुटाइनस, ये सूत्र कह रहा है गो शब्द के बाद कोई स्वर हो तो विकल्प से उसका अव हो जाता है। अब इसको अगर हम मतलब संधि करेंगे, अव करेंगे तो गो यहाँ इसके स्थान पर गरम ऐसा है ना, तो ये हटा देंगे, अब आदेशित हो जा रहा है तो इसमें आके मिल गया ग, और ये वाला आ यहाँ मिला दिया, ग्रम हो जाएगा, गवाग्रम रूप बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कई रूप बनेंगे। गो धनाग्रम पूर्व रूप भी लगेगा, और वो उसके अलावा जो आपका दूसरा वाला नियम है वो भी लग जाएगा। गो दूसरी वाली जो शर्त है आपकी सर्वत्र विभाषा गो, ये भी लग जाएगा। अवंग स्फुटायन से ये भी लग जाएगा। तीनों सूत्र लगाकर इसके 3 रूप बन जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका उदाहरण क्या है? गो अग्रम होगा यदि इंद्र। अब जो तीसरा उदाहरण है वो इंद्रेचा। चौथा उदाहरण क्या है? इंद्रेचा का है। ये देखिए यहाँ पर 1 रूप बना, 2 रूप बना, 3 रूप, इसके 3 रूप बनेंगे। गोधनाग्रम के 3 रूप बनेंगे। एक पूर्व रूप संधि का, एक में अवंग स्फुटायन का सूत्र लग रहा है, एक में प्रकृति भाव हो रहा है, सर्वत्र विभाषा गो वाला सूत्र लग रहा है, और एक में क्या हो रहा है? एक में आपका पूर्व रूप का लग रहा है। इस प्रकार से जो गोधन अग्रम है उसके 1, 2, 3 रूप बन रहे हैं, तो उसके 3 रूप बन सकते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गोधन अग्रम के कितने रूप बनेंगे, तो गोधन अग्रम के 3 रूप बन सकते हैं। और कभी कभी ऑप्शन में दे दिया कि इसका विच्छेद क्या होगा, गवाग्रम का विच्छेद क्या होगा, तो एक में दे दिया कि गोधन अग्रम, फिर दे दिया गो अग्रम, फिर दे दिया गो अग्रम। इस तरीके से तीनों ऑप्शन में दे दिया, और चौथे में लिख दिया उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी होगा क्योंकि इसका तीनों रूप बनेगा। ठीक है, अगर उसमें सूत्र देखिए पूछा जाता है तो अलग बात है। अब चौथा देखिए, चौथा कह रहा है इंद्रेचा शब्द के आगे, इंद्र शब्द के आगे गो आवे तो ओ को अव आदेश हो जाता है। ये कैसा होगा? तो इंद्रेचा सूत्र से, इंद्रेचा इंद्रेचा। अब देखिए गो शब्द है, गो के बाद इंद्र शब्द के आगे, अब देखिए इंद्र शब्द के आगे गो आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना अव आदेशित हो जाएगा, तो गो को अव आदेशित हो जाएगा। गो है, यहाँ हटाओ, ओ है, इंद्र है। अब इसको मिलाएंगे, गा में ओ जाके मिल जाएगा, अब अव होगा ना, यहाँ पर अव आदेशित हो जाएगा। ये देखिए जैसे ये है। अब इंद्रेचा सूत्र कहता है कि गो शब्द के आगे यदि इंद्र आए, इंद्र शब्द के आगे यदि गो आए, तो इंद्र शब्द के आगे गो आ रहा है, इंद्रेचा का नियम लग रहा है, तो जो ओ है, गा का ओ है, उसको अव आदेशित हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? अव आदेश हो जाएगा। अब इसको ओ आदेशित हो जाएगा, ये आधा है तो ऐसे लिखिए, गा और आ इसमें मिल गया। अब वाह है, वाह में एक की मात्रा, वाह पूरी लिखी नहीं जाएगी, ई की मात्रा, आधन ई। अच्छा, आधन ई मिलाकर संधि कार्य हो गया, आधन ई बराबर ए हो गया।
आधन ई, यहाँ पर संधि कार्य यहाँ भी मिला दिया गया, आधन ई को मिला दिया और आ ई मिल करके यहाँ ए बना दिया गया और यहाँ पे इंद्रा लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से इसकी सिद्धि प्रक्रिया। अच्छा, गवेंद्रा की सिद्धि प्रक्रिया करनी हो तो इस प्रकार से करेंगे। देखिए फिर से देखिए, ग गो धन इंद्रा। अब ये कैसे संधि की जाएगी, तो इंद्रचा सूत्र क्या कहता है कि इंद्र के शब्द से पहले गो आया हो, तो यहाँ इंद्र के पहले गो आया है तो वहाँ पर जो है अ आदेशित हो जाएगा ओ को। तो अब देखिएगा ऐसे लिखिएगा, हटा दिया तो इसके स्थान पर अ आदेशित हुआ, अब आया इंद्र। ठीक, अब गा में आ के मिल गया, गा हो गया। और वा में क्या है, आ और ई, आ और ई मिल करके क्या हो गए, ई हो गए। तो वा को लिखेंगे आ और ई मिल करके ए हो गया है, ए बन गया है। उसके बाद द्रह उतार दिया तो गवेंद्रा बनेगा। ये थोड़ा सा सिद्धि प्रक्रिया भी देख लीजिए इसको, यहाँ पे क्या क्या कार्य हुआ। यहाँ पे पहला कार्य तो ये हुआ है कि सूत्र से यहाँ देखा गया कि गो के बाद इंद्र आ रहा है तो उसको अव आदेशित किया गया। अव आदेशित करने के कारण इसको मिलाया गया और अ में जो वा आ रहा है और इंद्र में जो ई आ रही है, आ और ई को और मिलाकर फिर संधि कार्य की गई तो आ ई मिलाकर के ए वर्ण बना, ए वर्ण को लिखा गया, गवेंद्रा इस तरीके से बना। इसकी संधि प्रक्रिया देख लेंगे तो ये कभी भूलेगा नहीं। अब पांचवा देखते हैं। अब देखिए पांचवा देखते हैं, इंद्र लुप्त स्वर के बाद अथवा प्रगृह प्रत्याहार। क्या कह रहा है पांचवा? पांचवा कह रहा है कि यदि प्लुत स्वर के बाद, कैसा स्वर हो लेकिन प्लुत स्वर के बाद अथवा प्रगृह संज्ञक वर्णों के बाद। प्रगृह संज्ञक क्या होते हैं? प्रगृह संज्ञक ईद उद द्विवचनम प्रगृहम। ईद जिसका इकारांत ई बड़ी से अंत हो, उद उद बड़ा ऊ से अंत हो और ए से अंत हो, ऐसे शब्द और द्विवचन में हो और द्विवचन में हो तो द्विवचन वाले हो, ई से अंत हो, उ से अंत हो, ए से अंत हो और द्विवचन में हो तो ऐसे शब्दों के बाद और प्लुत स्वरों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि नहीं होती है। प्रगृह संज्ञा वाले वर्ण इस प्रकार हैं। अब देखिए इसमें ये नियम यही कह रहा है। अब सूत्र पर जरा सा चलिए, सूत्र पांचवा देखिए तो कह रहा है पांचवा सूत्र, प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। अब देखिए प्लुत और प्रगृह यानी प्लुत और प्रगृह संज्ञक वर्णों के बाद अचि नित्यम, नित्य अच आने पर नित्यम क्या होगी, वहाँ पर संधि नहीं होगी और नित्य रहेंगे, वैसे के वैसे उनका स्वरूप बना रहेगा। कब? जब कोई प्लुत वर्ण आवे, पहले शब्द के आखिर में प्लुत वर्ण हो और उसके बाद अच यानी स्वर हो तो वहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा। और प्रगृह संज्ञा, अगर प्रगृह संज्ञा वाले शब्द भी होंगे तो भी वहाँ पर जो है आपका जो है संधि कार्य नहीं होगा, वो अपने स्वरूप में बने रहेंगे। अच प्लुत प्रगृह अच नित्यम सूत्र के हिसाब से। तो यही देखिए यहाँ भी कहा गया है कि प्लुत स्वर के बाद अथवा या तो प्लुत स्वर हो अथवा प्रगृह संज्ञक वर्णों के बाद। प्रगृह संज्ञक वर्ण होते हैं ईद उद द्विवचनम प्रगृहम। ये द्विवचनम प्रगृहम, द्विवचन में हो और जिसका अंत, जिस शब्द का अंत ई बड़ी ई से हो, उ बड़ा ऊ से हो, ए से हो, ऐसे शब्द जो है प्रगृह संज्ञक वर्ण कहलाते हैं और द्विवचन में हो। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार प्रगृह वर्ण इस प्रकार है। छठा देखिए, अब छठा सूत्र पहले देख लीजिए। छठा सूत्र कह रहा है कि ई द्विवचनम प्रगृहम। प्रगृह क्या है, तो ईद दूत एत द्विवचनम प्रगृहम। ईत यानी बड़ी, ऊत मतलब बड़ा ऊ, वेत मतलब एक इकारांत और द्विवचन। ये जो इकारांत वाले शब्द हों, उकारांत वाले शब्द हों, एकारांत वाले शब्द हों और द्विवचन में हो, एक वचन द्विवचन होता है, द्विवचन में हो, इससे अंत हो रहा हो उनका और द्विवचन में, तो वो सारे शब्द क्या होते हैं, प्रगृह संज्ञक होते हैं। तो कह रहा है कि जब संज्ञा, अच्छा ये 12 पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे, जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्द के द्विवचन के रूप में अंत में ई हो, ऊ हो, ए हो तो ऐसे ई इकारांत, उकारांत और एकारांत को प्रगृह कहते हैं। जैसे हरि एतो विष्णु हिमो गंगा में पचेत धन हिमो, है ना। तो ये शब्द क्या है, हरि एतो। देखिए हरि शब्द का इकारांत है और हरि शब्द क्या है, इकारांत से अंत हो, इकारांत है यानी कि बड़ी से इसका अंत हो रहा है और द्विवचन में होता है। हरि का आप रूप चले, हरि हरिम हरिणा हरे 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 हरो हरे,
फिर हरि हरि हरिभ्याम, है ना। इस तरीके से रूप चलता है। तो एक द्विवचन में है, देखो हरि जो है द्विवचन में होता है, ठीक है। और उसके साथ में कहा है कि ये द्विवचन, उसके बाद में स्वर हो। अब देखो ए जो है वो स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा, जैसे का तैसे लिख दिया जाएगा। अब विष्णु धन इमो, विष्णु जो है द्विवचन में है, और इसके बाद देखिए जो इमो है, इसमें इस शब्द की शुरुआत स्वर से हो रही है, अतः यहाँ भी प्रगृह संज्ञा होगी, यहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा। गंगे जो है ये भी द्विवचन में है, और गंगे शब्द के बाद आ वर्ण आया है, आ वर्ण स्वर है, इसलिए यहाँ भी प्रगृह द्विवचनम प्रगृहम से यहाँ भी संधि कार्य नहीं होगा। पचेते धन इमो, पचेते धन इमो, जो पचेते है द्विवचन में है, और इमो में जो ई आई है, ई आया है वो स्वर है। अच्छा, यहाँ पर द्विवचन होने के कारण, यहाँ पर स्वर होने के कारण यहाँ पर संज्ञा द्विवचनम प्रगृहम से यहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसको हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे कह रहा है कि जब अशद शब्द के मकारांत के बाद ई और उ आते हैं, जब अशद शब्द के मकारांत के बाद, अशद शब्द क्या होता है। अच्छा चलिए ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पष्ट दिख भी नहीं रहा है इस पेज में, और दूसरे फ़ोटो में क्लिक करूँगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद जो थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर तुरंत मैं सोच रही थी कि ये संधि, स्वर संधि के सारे भेद इत्यादि आज ख़त्म कर दूँ, आधे पेज पे ही देखिए ख़त्म हो रहा है। उसके बाद हल संधि आ जाएगी, लेकिन जो है कुछ थोड़ा सा जो है इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको ख़त्म करेंगे और हल संधि के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। नमो नमः मित्रों, और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे चैनल में फिर से वही कहूँगी, यदि आपको थोड़ा सा लाभ हो रहा है चैनल से, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, और जो भी कमियां रह जाए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं अपना जो है सुधार कर सकूं। नमः संस्कृता, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ।